Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, एक सिचुएशन होती है जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आजकल इनफर्टिलिटी के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और इसके पीछे के जो रीज़न सबब हैं, इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है, लोगों में इतने ज़्यादा इसके इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, ये तो हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए, इनफर्टिलिटी के बारे में आप थोड़ा इतना ये समझ लीजिए कि जब बंदा 1 साल तक अपनी फ़ीमेल पार्टनर से, वाइफ से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसके बाद भी अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो इसी कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। हमारे माशरे में, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती एक ये है कि जब इनफर्टिलिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 साल हो गया उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं तो फ़ौरन हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी जो वाइफ है उसके अंदर कोई ना कोई परेशानी है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये हम लोग मान लेते हैं और फिर उसके इलाज के लिए हम लोग चले जाते हैं फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अच्छा, आजकल का लाइफ़स्टाइल ऐसा है, आजकल का जो मतलब कि रहने सहने का जो तरीक़ा है थोड़ा सा वो चेंज हुआ है, जिसके नतीजे में क्या है कि लड़कियां जाती हैं बाहर, जंक फूड वगैरह खूब खाती हैं, है ना। वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आजकल, तो उसके नतीजे में लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की वजह से फ़ीमेल में भी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स तो डेवलप होती ही हैं। आप लोगों को पता है पीसीओडी, पीसीओएस आजकल कितना ज़्यादा कॉमन है, सब लोग जानते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत मरतबा इनफर्टिलिटी होती है। जब वो लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना, ट्रीटमेंट लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन जब कराई जाती हैं तो कुछ ना कुछ उनको इश्यूज़ आम तौर पे निकल आया करते हैं। इरेगुलरिटीज़ होती हैं मेंसेस में, है ना, डिस्मेनोरिया होता है, पीसीओडी आजकल कॉमन है, कुछ ना कुछ लोगों में आ जाया करता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट को आम तौर पे ये लगता है कि हाँ, ये कॉजेज़ मिल रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है इसके अंदर इनफर्टिलिटी हो, तो वो उसका ट्रीटमेंट देने लगते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा मैच्योर गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, इस तरह के वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो थोड़े से समझदार होते हैं, तो वो लोग, होता क्या है कि दोनों पहलू पे नज़र रखनी चाहिए। तो वो लोग एक मरतबा मेल पार्टनर को भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना भी सीमेन एनालिसिस करा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर ही इशू हो। क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं मेंसेस में, डिस्मेनोरिया भी होता है, पीसीओडी भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं फ़ीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाया करती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इशू आपके अंदर हो। तो जब उनका सीमेन एनालिसिस कराया जाता है तो उनको इशू वहाँ पे मिल जाता है कि इनको एज़ोस्पर्मिया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेल पार्टनर होता है उसका दिमाग घूम जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो गया, है ना। वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। फिर जो है वो उस पे यकीन नहीं होता, सोचता है नहीं ये रिपोर्ट गलत है, 2-3 लैब में और कराता है सीमेन एनालिसिस। फिर जब हर जगह एज़ोस्पर्मिया आता है तब जा कर के उसको इस बात पे तो यकीन हो जाता है कि मुझे एज़ोस्पर्मिया है। लेकिन एक क्वेश्चन जो उसके अंदर होता है, एक सवाल जो डेवलप होता है कि यार ये मुझे ही क्यों हो गया एज़ोस्पर्मिया। फिर वो सारी पूरी ज़िंदगी अपनी जो है निचोड़ डालता है, सोच डालता है कि ऐसी क्या गलती हमसे हो गई, ऐसा कौन सा गुनाह हमसे हो गया कि एज़ोस्पर्मिया हमको हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ये हमसे करते हैं और बार बार ये पूछते हैं कि ये मुझे ही क्यों हो गया। मेरे सारे दोस्त हैं, उनके सबके बच्चे हैं, मेरे जितने जानने वाले हैं सबके बच्चे हैं, ये सिर्फ मुझे ही एज़ोस्पर्मिया हो गया, ऐसा मेरे में क्या है कि जिसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया हो गया। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि ये जो इसका इंसिडेंस है वो कितना कॉमन है और फिर क्यों आपके अंदर होने के चांसेस होते हैं और आपको क्या करना चाहिए, आपका राह अमल आगे के लिए क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसका इलाज करना चाहिए, आप लोगों को कितना परेशान होने की ज़रूरत है इसके लिए। ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के अंदर जहन में जो ये सवालात होते हैं उनसे आप बच पाएँ और इतनी जो फ़िक्र लाहिक होती है आप लोगों को, जो इतना आप फ़िक्रमंद होते हैं, उससे आप अपने आप को बचा पाएँ। तो एज़ोस्पर्मिया, देखिए एज़ोस्पर्मिया का इंसिडेंस कितना है। अभी कुछ साल पहले की स्टडीज़ में ये बात साबित हुई थी कि जितने भी मेल हैं उनमें सारे मेल में 1% लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है, 1% में एज़ोस्पर्मिया होता है, ये बात साबित है। दूसरी बात, जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उनमें से 15% लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है। 15% लोगों में एज़ोस्पर्मिया की वजह से इनफर्टिलिटी होती है और जितने भी मेल हैं उनमें 1% लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है। ये बात इंसिडेंस कितना है ये आपकी समझ में आ गया। दूसरी बात, एज़ोस्पर्मिया होने के 2 फैक्टर्स हम मान सकते हैं। एक तो ये कि जिनका होना ना होना
ये आपकी आदत पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक बात। दूसरी बात, ऐसे कॉजेज़ और फैक्टर्स हैं कि जिनका होना ना होना ये आपके बस में नहीं है। आप चाहें तो भी, ना चाहें तो भी वो आपके अंदर हैं, तो उसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया होगा ही। क्या क्या? जैसे वेरिकोसील है, कभी ब्लॉकेज है, कभी टेस्टिकुलर एट्रोफी है, कभी अनडिसेंडेड टेस्टिस है। अब जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिनमें आपका कोई रोल है। आप तो चाहें ना चाहें, टेस्टिस आपके अनडिसेंडेड हैं तो हैं, अब क्या कर सकते हो उसमें? सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके थ्रू आपको टेस्टिस जो है वो नीचे उतरवाने पड़ेंगे, है ना। तो इसमें आपका तो कोई रोल नहीं है। ज़ाहिर सी बात, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डायरेक्टली इस तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए। आपको डायरेक्टली इस तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए और सही से उसके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एज़ोस्पर्मिया है तो आपको कौन सा एज़ोस्पर्मिया है, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, है ना। प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। और एक गलती जो आम तौर पे लोग करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया हुआ, सीमेन एनालिसिस कराया, एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ, बस फ़ौरन ही वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। इधर हकीम, ये बाबा, वो बाबा, ये चूरन, ये पुड़िया, ये दवाएं, दुनिया भर की दवाएं खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे स्पर्म काउंट का कुछ लोगों में बढ़ जाना तो हो सकता है कि मुमकिन हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस तरीके से स्पर्म काउंट नहीं बढ़ा करते। इस वजह से इस तरीके से फ़ौरन ही आप कोई मेडिसिन लेना शुरू ना करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरी बात ये कि आपको कंफर्म जब हो जाए कि एज़ोस्पर्मिया है, इसकी नौयत ये है और एज़ोस्पर्मिया आपका जो है इस तरीके का है, तब उस तरीके का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसका आपको प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए। और एज़ोस्पर्मिया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बिल्कुल कभी भी बाप बन नहीं सकते। आप जो है अपनी जो वाइफ़ हैं आपकी, वो प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि 1-2% लोगों में ये चांसेस हों कि वो ना बन सकते हों, जिनमें मैच्योरेशन अरेस्ट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, है ना। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मैच्योरेशन अरेस्ट के पेशेंट में भी कई सारे पेशेंट में स्पर्म जो है ग्रो हो चुके हैं और उनको नॉर्मल जो है बेबी भी कंसीव हो चुका है। तो फिर इस तरीके के भी पेशेंट हमारे पास हैं। तो अगर एज़ोस्पर्मिया आपके अंदर है तो आपको नाउम्मीद नहीं होना है, मायूस नहीं होना है और इसके जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना है, ताकि सही से आपको इसका इलाज मिल सके और आपकी जो बीमारी है वो प्रॉपर वे में ट्रीट हो सके और आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो जिस तरीके से आप बिल्कुल बदहवास हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आपको कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इससे आप अपने आप को बचाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप आंखें खोल करके, दिमाग की बत्ती जला करके सोचेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और सही वेल क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं आपके नियरेस्ट, आप उनसे कंसल्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एज़ोस्पर्मिया आपको है वो कौन सा है और उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आजकल हमारे यहाँ तो हो रहा है। हम अपने पेशेंट्स को अपनी कुछ तहकीक की बिना पर हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत परफेक्टली लोगों के अंदर काउंट बढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं कि जिनका कोई कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट का अवेलेबल ही नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिसिन ही नहीं अवेलेबल है उनके ट्रीटमेंट के लिए, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस तरह के पेशेंट जो हैं वो प्रॉपरली ट्रीट हो रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई परेशानी है तो एक मरतबा ट्राई करिए, ज़रूर हमसे कंसल्ट करने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।